या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारी किसी का प्रेम है तो किसी का सम्मान है, किसी का आत्मविश्वास है तो किसी का गौरव है। नारी के अनेक रूप हैं और इसी नारी के महत्व को समझाने के लिए आज हमारे साथ एक विशेष महिला मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे और नारी शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं विनय राजा राम जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं। सत्य साई महाविद्यालय में हिंदी विभाग की लंबे समय तक विभागाध्यक्ष रहीं। साथ ही मध्य प्रदेश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कबीर सम्मान और अन्य ऐसे कई सम्मानों से सम्मानित की जा चुकी हस्ती आज हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे और उनके जीवन के संघर्षों, उनके जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में उनसे चर्चा करेंगे। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि साहित्य की जो इतनी बड़ी आपकी जर्नी रही है, तो साहित्य में कैसे रुचि हुई? घर में वैसा साहित्य का माहौल था? पढ़ाई आपकी कहाँ से पूरी? मैंने जो पढ़ाई की है राजस्थान विश्वविद्यालय वनस्थली विद्यापीठ से मेरी पढ़ाई हुई है और मूलतः मैं हिंदी से जुड़ी हुई नहीं थी। मेरी मातृभाषा उड़िया है, तो भुवनेश्वर में मेरा जन्म हुआ। वहीं मैंने लगभग 5वीं तक की पढ़ाई करी है। उसके बाद उड़ीसा सरकार छात्रवृत्ति के द्वारा मैं वनस्थली विद्यापीठ पढ़ने गई। मतलब अहिंदी भाषी होकर हिंदी क्षेत्र में कैसे हम अपने आप को स्थापित करें, उस तरह से हमने वहाँ से शुरू की। और फिर वहाँ मैं बहुत छोटी थी, लगभग 9 साल की थी। 6ठी क्लास में मेरा वहाँ जाना हुआ और वहीं रहकर मैंने मेरी अपनी पूरी पढ़ाई करी है, एमए तक की। हिंदी में एमए किया और हिंदी एमए तक की पढ़ाई मेरी वहीं हुई है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ आ गई थी। मेरा यहाँ भोपाल में प्रोफेसर राजा राम के साथ विवाह के बाद यहाँ आई और भोपाल में रहते हुए हम लोगों ने, वैसे भोपाल से पहले हम ग्वालियर में थे और वहाँ से हम लोग बाहर भी चले गए थे। 5 साल के लिए ग्रीस में थी मैं। वहाँ मैंने अपना शोध काम किया, मैंने भी किया, प्रोफेसर राजा राम ने कला में किया। तो उसके बाद हम जब लौटे तो फिर मैं यहाँ आई और इसके बाद मैंने कॉलेज में ज्वाइन किया था। ये तो मेरी पढ़ाई हुई। और आप देखिए इसी के साथ ही 3 जगह में रही, मतलब उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इन तीनों से जुड़ते हुए मेरी जो लेखन की प्रवृत्ति, मेरे अंदर जो भावनाएं विकसित हुई या जो विषय आए, वो सब जगह से मिली हुई। किसी एक जगह की बखूबी की तरह से नहीं, बल्कि मेरे में बहुत सारा समावेशी संस्कृति ऐसी ही आती चली गई। तो इससे मैंने अपने लेखन को एक तरह से हमेशा अपने साथ जोड़ कर रखा। साहित्य की जब हम बात करते हैं या कविता की, लेखन की, तो बहुत बार ये भी देखा जाता है कि परिवारों में ऐसी मान्यता होती है कि साहित्य को अलग रखो और उनके दिमाग में एक होता है कि पहले से माइंडसेट तैयार होता है कि सरकारी नौकरी करनी है या एक एज के बाद शादी। तो ये जो इस तरीके की चीज़ें हैं, शोध, साहित्य, लेखन, जो इतनी रचनात्मक कार्य है, उसके लिए परिवार से आपको कैसा साथ मिला? और आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे इसे स्विच करके इसे साइड में रखना चाहिए और मुझे सरकारी नौकरी या अन्य कोई व्यवसाय? मेरे को ऐसा, जैसे आपको मैंने पहले ही बताया, मैं थोड़ी भाग्यशाली हूँ इस मामले में। मुझे कभी इस तरह की पारिवारिक विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरा बेटा जो है, मेरे बेटे भी मेरे को नहीं, वो मतलब ऐसा कुछ मेरे को महसूस नहीं हुआ कि नहीं मेरे को इसके कारण अपने काम को रोकना पड़े। हाँ, ये ज़रूर है कि आप जब समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो आपको बहुत सारे काम उस तरह से करना पड़ता है। लेकिन उनके पीछे भी, जैसे मैंने बताया कि इन सब कामों के साथ कई बार तो हम कुछ नहीं कर सकते, सोच के बैठ जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके मन में ये है कि नहीं मुझे करना है, तो काम करना होता है। और लिखने में तो यही काम आता है कि आप चाहेंगे कि आप जब चाहे जब बैठ के लिख लें, ये तो संभव ही नहीं होता। आपको लेखन का एक समय होता है, आपके दिमाग में वो एक भावना विकसित होती है और आपको एकांत चाहिए होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए रात अपने पास होती है, तो पूरे टाइम ऐसे ही करके ज़िंदगी में मतलब अब 31 वर्ष मैंने लगभग पढ़ाया भी। और कॉलेज में पढ़ाना मतलब बहुत आसान नहीं है कि आप सोचो कि गए और काम करके आ गए। उसके लिए भी पढ़ना, घर है, परिवार है, पति वो भी बहुत अच्छे कलाकार थे, उनको भी समय चाहिए, वो कॉलेज में पढ़ाते थे, उनको भी समय चाहिए, बच्चे हैं। उन सब के बावजूद मैंने अपने लेखन के लिए हर समय
समय निकाला और मैं लगातार लिखती रही। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी ऐसा समय निकाला कि अरे मैं तो लिख नहीं पा रही हूँ, ऐसा समय मेरे लिए तो नहीं आया। और ये मैं जानती हूँ कि मैं अपनी जिसको क्या कहते हैं ना, जिजीविषा, मेरे लेखन की जो इच्छा थी, उस लेखन की इच्छा के कारण ही मैं इतना सब कुछ कर पाई। अन्यथा तो बहुत बार भावनाएं ऐसी आती हैं, बहुत बार परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, हम कुछ नहीं कर सकते करके सोच लेते हैं तो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं, मैंने खुद ने भी शोध कार्य बहुत किया और मैंने कई बच्चों को पीएचडी करवाई और कई लोगों को लघु शोध करवाया। पूरे कॉलेज में जितने समय रहे कुछ ना कुछ ऐसे चलता रहा, शोध कार्य लगातार करते रहे। तो इन सब के लिए समय तो चाहिए होता है, लेकिन आप सोचें कि समय आपको कोई हाथ में लाके लड्डू की तरह से दे देगा, ये तो संभव नहीं है। आपको खुद को मेहनत करके तैयार उसको अपने लिए हासिल करना पड़ता है, और जो हासिल कर लेता है वो जीत जाता है। ये मेरा। मैम, ऐसी महिलाएं जो साहित्य में रुचि रखती हैं या अन्य किसी भी क्षेत्र में रुचि रखती हैं, वो किस तरीके से अपने घर में और अपने कार्य में एक सामंजस्य स्थापित कर सकें, उसके लिए आप कुछ उन्हें सलाह देना चाहिए? देखिए, आपको एक दो उदाहरण दे सकती हूँ। मेरे जैसे विद्यार्थी जो होते थे, जो पीएचडी करते थे, तो पीएचडी करना ज़रा बड़ा काम होता है, मतलब मेहनत बहुत लगती है उसमें। और जैसे लड़कियों का मन है कि हाँ हम डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टरेट हासिल करेंगे, तो मेरे पास आती हैं तो मैं उनको कहती हूँ कि ऐसा है कि पहले अपने घर वालों को भी लेकर आओ। और सच में वो घर वालों को लेके आती थी, क्योंकि उनको पता है कि मैं मेहनत कराती हूँ तो वास्तव में मेहनत के साथ वो पढ़ाई कर पाएंगे। तो उनके साथ मेरे सामने मेरा एक सवाल रहता था कि क्या आप अपनी बहू को, जैसे मान लीजिए शादीशुदा है, तो बहू को डॉक्टर बनना देखना चाहते हैं? बोले हाँ देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा आपको भी थोड़ा सा उसमें कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा। हमेशा कहती थी। तो कैसा प्रयत्न? कि आपको हर समय नहीं, बेटा पानी ला देना, बेटा चाय बना देना, बेटा नाश्ता बना देना, इन सब चीज़ों से थोड़ा अलग हटना पड़ेगा। और जब वो लिखने का तैयारी करेगी या कहीं जाने को खोजबीन करेगी, लाइब्रेरी जाएगी, तो उसको मौका देना पड़ेगा। और धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि अगर आप तैयारी करते हैं, आप सामने वाले को समझाते हैं, तो परिवार भी कहीं ना कहीं तो करता है कि हाँ हमारी बच्ची अगर ऐसा करना चाहती है, मेरी बहू अगर बनना चाहती है, तो थोड़ा बहुत तो हम करेंगे। आती है परेशानियाँ, उन परेशानियों को भी झेलने के लिए मैं उनको तैयार करती हूँ कि नहीं। तो समय को साधना सबसे बड़ी जो आवश्यकता है महिलाओं के लिए, उन क्योंकि वो ये तो कर नहीं सकती कि नहीं भाई परिवार कुछ भी हो हम तो चले अपने काम, ऐसा कर नहीं सकती। बच्चे को छोड़ नहीं सकती, घर में जो काम है उनके दायित्व है उसको छोड़ नहीं सकते। उसी में से अपने को समय निकालना रहता है। तो जिसको टाइम मैनेजमेंट कहते हैं ना, तो अपने लिए भी हर स्त्री को अपने लिए एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट करना सीखना चाहिए। उसको आना चाहिए कि मैं अपने समय को कैसे अलग अलग समय में बांट कर अपने आप के लिए भी समय निकाल सकूँ। और वो जो समय होता है उसमें आप पढ़िए, लिखिए और रिसर्च करिए, या जो भी आपके शौक़ हैं वो पूरा करिए। तो समय को ही अगर आप साध लेते हैं तो आप निश्चित या फिर शक्तिमान बन जाते हैं। समय ही शक्ति है, समय को साधना बहुत ज़रूरी है। महिलाएं जो है वो अपना पूरा जीवन परिवार के लिए समर्पित कर देती हैं, फिर भी आज के समाज में भी महिलाओं को वो स्थान नहीं मिल पाया है। महिलाओं की जो कार्य शैली होती है उसको बहुत बार घरों में प्रोत्साहित नहीं किया जाता, अप्रिशिएशन उनको नहीं मिलती है। वो काम करती हैं तो उन्हें ये कह दिया जाता है कि वो हाउसवाइफ हैं। तो इस पर आप कुछ मैसेज महिला सशक्तिकरण को लेकर दें? हाँ बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगी स्थितियाँ कई बार विपरीत ऐसे जैसे आपने कहा होती हैं, आमतौर पर उनको मौका नहीं मिलता। पर अब जो स्थिति है बहुत बदल गया है। हम लोग जब छोटे थे उस समय में, और बीच का एक समय था जब एक तरह से मतलब एक दूसरे लिपटा हुआ समय था, ना इधर से हम ना शाम हुई थी ना सुबह हुई थी, बीच का जो समय था। तो उस समय भी महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ कभी बहुत सारी नाइंसाफियाँ भी होती रहीं, लेकिन इन सब के बावजूद भी लड़कियां आगे आती रहीं, अभी भी आ रही हैं। आप देखिए कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ लड़कियां नहीं आ रही आगे। जैसे कि मैंने बताया कि विपरीत परिस्थितियाँ या रात तो हमेशा आती ही है, उस रात के बाद दिन होता है। तो उस दिन को देखते हुए लड़की और जो समाज की महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, वो अगर अपने आप को तैयार करे शुरू से कि नहीं मुझे कुछ करना है, तो वो निश्चित ही कर पाती है। और उसके लिए हमें एक बात और ध्यान रखना है कि हम केवल अपने को, अपने नारी होने को या हमारे नारी समाज को ही केवल दोष देते रहे तो बात नहीं बनती है। आपको मैंने जैसे बताया कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में से भी जिनको जो लक्ष्य हासिल करना है वो करते हैं। तो लक्ष्य अपना निर्धारित करें और उस लक्ष्य के लिए छोटे छोटे प्रयत्न करते हुए आप बड़े प्रयत्न तक पहुँचें, और मेरा मानना है कि आप निश्चित ही सफल होंगे।
यही सफलता की कुंजी है कि आप अपने ऊपर, अपनी शक्ति पर कायम रहें, अपनी शक्ति को पहचानें और उस शक्ति को समय के अनुसार समायोजित करते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त करें। ज़रूरी नहीं कोई लिखेगा, ज़रूरी नहीं कि कोई खेलेगा, लेकिन है परेशानियाँ आती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन परेशानियों को भी पार करने की धीरे धीरे अगर आपके मन में वो भावना है कि आप उसको पार करेंगे या आप अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं, तो ज़रूर पहुँचेंगे। एक लड़की का आज ही मैंने कहीं अखबार में पढ़ा कि उसने जब पढ़ा कि पहली बार कोई हिमालय में पहुँचा था, एवरेस्ट में, तो पहले मध्य प्रदेश का कोई पहला लड़का था। उस लड़की ने सोचा कि नहीं, मैं थोड़ा बहुत तो खेलती होंगी, मेरे को भी क्यों ना ऐसा मौका आए कि मैं भी पहुंचूं। तो आज देखा है उसने प्रयत्न किया और वो हासिल किया उसने। तो कोई भी क्षेत्र हो हासिल किया जा सकता है। केवल ये नहीं कहें कि केवल दोष देते रहने से नहीं, परिवर्तन तो तभी आएगा ना। हमारे को भी परिवर्तन लाने की जरूरत है। महिलाओं के मन में भी ये परिवर्तन आए कि हमें कुछ करना है। ये नहीं कि हमारे साथ केवल एक बुरा हो रहा है या हमारे साथ, परिवार वालों को समझाएं, माता पिता को समझाएं, अपने सास ससुर को समझाएं, पति को समझाएं। और आजकल तो सब लोगों ने एक खुला व्यक्तित्व रखा है घर में भी कि नहीं, लड़की मतलब लड़के से कम नहीं होती है। तो ये भावना आ गई है धीरे धीरे, तो और अच्छा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए, और इतनी बखूबी आपने जो महिला सशक्तिकरण जो टॉपिक था उसके ऊपर अपने अनुभव हमसे साझा किए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।